जाए। प्रश्न कुछ बोलना चाह रहे हैं ईश्वर चंद्र यादव जी? आप सभी को पहले नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मेरा सवाल बताइए। था कि सर द्वितीय द्वितीय अपील के बाद भी सर शिकायत की जा सकती है क्या धारा 18 के तहत? द्वितीय अपील के बाद भी क्या आप धारा 18 की शिकायत कर सकते हैं, आपका ये प्रश्न है? जी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड होना चाहिए धारा 18 की शिकायत का। आप धारा 18 की शिकायत क्यों करना चाह रहे हैं, द्वितीय अपील किया है तो? सर मेरा मैटर था जो कि पिछले बार भी मैंने उठाया था कि पुलिस थाने से सीसीटीवी फुटेज चाहा था सर। हम्म। तो चूंकि जन सूचना अधिकारी एक बार 7 दिन, एक बार 30 दिन, एक बार 90 दिन कह करके और सूचनाएं नहीं दी, फिर कह रहे हैं कि सूचनाएं गोपनीय हैं। लेकिन वो राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की अंतिम सुनवाई भी कर दी गई और उसमें राज्य सूचना आयोग के द्वारा सूचना भी नहीं दिलवाया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कोई जबकि एग्जामेशन किया गया है ना? जी, किसी धारा में जबकि एग्जामेशन? इसमें एट जी एट सर। वन जी, वन एच, कौन सी धारा में एग्जामेशन क्लेम किया था? पुलिस नो जनरली सर, कोई 81 जी या 81 एच या 81 जे में एग्जामेशन क्लेम करती है ना? तो इसमें कौन सी धारा में एग्जामेशन क्लेम किया गया था? सर वो 8 1 जगह कोई धारा के तहत वो नहीं किए थे। वो साक्ष्य अधिनियम की कोई धारा का उल्लेख उसमें किए थे और सूचनाएं नहीं दिए। उसमें बस लिखा गया था कि सूचनाएं दी नहीं जा सकती। उसका कोई कारण लिखा होगा ना? वो धारा नहीं लिख नहीं रहे? सर, कोई कारण भी नहीं बताए थे जी, नहीं। कोई कारण नहीं दिया कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या व्यक्तिगत सूचना है, या ऐसा कुछ नहीं लिखा गया या इससे किसी की जान को खतरा? नहीं, नहीं सर। नहीं, सूचना जबकि आयोग सर ने सूचना आयोग ने भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं किया। और सर सूचना आयोग में जब हम वापस आए तो पता चला था कि वो यहाँ से मतलब उनके जान पहचान के कोई थे, इसलिए ऐसा वहां से हुआ था। अच्छा, तो सूचना आयोग में आपने शिकायत की थी या अपील की थी? अपील किए थे सर। अच्छा अच्छा, तो सूचना आयोग के निर्णय के बाद तो फिर उसको हाई कोर्ट में ही चुनौती की जा सकती है। और उसमें एग्जामेशन वही को सर। एग्जामेशन क्या लिया गया है वो देखो। रिकॉर्ड यदि अस्तित्व में नहीं है तो उन्होंने 2F लिखा होगा, है ना? कि रिकॉर्डिंग ही, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ही मान लो नहीं की जा रही है, तो वो भौतिक स्वरूप में वो सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, ये एक पहली आवश्यकता है। और उपलब्ध हो जाने के बाद भी यदि नहीं दे रहे तो फिर जैसे किसी की जान को खतरा है तो वो 81 जी लिखते हैं। यदि इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन या किसी का अरेस्ट करना पेंडिंग है, अप्रेहेंशन, तो फिर वो 81 लिखते हैं। व्यक्तिगत सूचना 81 ये भी कर सकते हैं, या फिर कोई 81 डी, या कभी लोग जनरली बैंक वाले करते हैं, तो ऐसे अलग अलग एग्जामेशन हो सकते हैं। कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी या 81 हो सकता है, रिकॉर्डिंग अलग सर ग्राउंड। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, उसको अगर देखा जाए तो सर मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाएं तो कोई, जैसे कि उसमें कहा गया था कि थाना परिसर निश्चित क्षेत्र में नहीं आता है। तो उस हिसाब से तो मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी सर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो गोपनीय हो या किसी की जान को खतरा हो। नहीं, तो क्योंकि इन्होंने पुलिस तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि थाने में अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को टार्चर करते हैं बिन कारण। नहीं, वो तो ये आम बात। जी। एक किया गया ऐसा कोई केस, मतलब किस ग्राउंड पे आयोग ने ये किया? आयोग ने अपने निर्णय में कुछ लिखा होगा ना कि किस ग्राउंड पर वो नहीं दे रहे? उनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि सूचना इनके पास नहीं है, क्योंकि लेकिन वो भ्रमित कर रहे हैं। एक बार वो बताए कि 7 दिन में डिलीट हो जाता है, एक बार बताए कि 30 दिन में डिलीट होता है, और एक बार बताए हैं कि 90 दिन में डिलीट होता है। और फिर एक बार बोले हैं जब आयोग में मैं गया था तो आयोग में लगा कर दिए थे कि सूचनाएं दी नहीं जा सकती। तो सीधा सीधा है कि ये गुमराह करने का प्रयास है सर। तब तो फिर इसको, लेकिन निर्णय हो चुका है आयोग का, तो फिर ये हाई कोर्ट में ही मामला जाएगा। उसमें ये जो भ्रमित करने वाले अलग अलग ये है, मतलब मामला तो स्पष्ट रूप से भ्रमित करने वाला ही दिख रहा है। तो फिर इसको जी। हाई कोर्ट में तो इस पे शिकायत नहीं हो सकती है सर ना? कोई शिकायत नहीं। वो तो ऑलरेडी जब उन्होंने बोल दिया कि सूचना अस्तित्व में ही नहीं है ना, तो ये 2F का मामला बनता है ना। उन्होंने कोई एग्जामेशन नहीं किया, उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग ही उपलब्ध नहीं है। यदि रिकॉर्डिंग में उपलब्ध नहीं तो फिर वो रिकॉर्डिंग का अस्तित्व नहीं है। अब इसमें क्या है कि वायोलेशन कुछ दूसरा होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है ना कि कंपलसरी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन या कंटेम्प्ट ये मामला बन सकता है ना? ये पॉसिबल है। जी। आरटीआई एक्ट में जाना है तो फिर आपको
हाईकोर्ट में ही चुनौती देनी पड़ेगी सूचना आयोग के, क्योंकि अस्तित्व में है या नहीं, अस्तित्व में रिकॉर्ड है तब तो हाईकोर्ट दिलवा सकता है, यदि अस्तित्व में ही नहीं है तो भ्रमित करने के लिए जो है हाईकोर्ट कुछ कर सकता है, पेनल्टी वगैरह है ना, कॉस्ट वगैरह इम्पोज कर धन्यवाद सकता है। ठीक है सुजन जी। ये बन बिहारी यादव का एक प्रश्न है, अंतिम इनका प्रश्न ले लें। बन बिहारी यादव जी, अनम्यूट कर लीजिए बन बिहारी जी। नमस्कार सर, मैं झारखंड से हूँ सर। मेरा क्वेश्चन, हाँ, मैं पीडीएस के खिलाफ वीडियो को मैंने चिट्ठी लिखी। वीडियो को लिखने के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैं फर्स्ट अपील को मैंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने भी मुझे कोई मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर आगे क्या करूँ इसके लिए आप बताएं। पीडीओ को क्या किया आपने, चिट्ठी काहे के विषय में लिखी? पीडीएस के खिलाफ, पीडीएस जन वितरण पर। शिकायत करी आपने कि आरटीआई लगाई? जी जी जी, क्या करी किया, मैंने। शिकायत की? मैंने उसको पूछा कि अरे मैंने वो लोग पंचायत में कितने मैंने ये हैं कस्टमर हैं जो यहाँ से राशन करते हैं, और कितना किस किस हिसाब तो से हाँ, वितरण कर, तो आपने उसके आरटीआई लगाई? डिटेल में आर- लिखी। आपने आरटीआई लगाई ना राशन राशन जी दुकान में? हाँ, तो अभी उसकी अपील करनी पड़ेगी, जानकारी नहीं मिली है तो। बीडीओ को आपने क्यों चिट्ठी लिखी? सर, मैंने सर। हमें नहीं, देखिए हमारे जहां तक हमें, वीरेंद्र जी इसमें इनको अपील करनी पड़ेगी ना। हाँ, दोनों उपाय है, शिकायत भी है अपील भी है, बट अपील ज्यादा बेहतर उपाय है, तो इसमें अपील करके जो है नहीं, फर्स्ट। लेकिन शिकायत इन्होंने बीडीओ को करी है तो बीडीओ क्या इनका प्रथम अपीलीय अधिकारी है? बाकी शिकायत वैसे किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अब जहाँ शिकायत इनकी इंटरटेन हो वहां पे करेंगे ना। शिकायत का अर्थ है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव शिकायत है, कि इट इज नॉट आरटीआई कंप्लेंट, बट वो हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव शिकायत इन्होंने की है, तो वो शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, ये इसके लिए वो दूसरी आरटीआई लगा सकते हैं, और या फिर जो है फर्स्ट अपील अपनी आरटीआई एप्लीकेशन पर 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड हो गया है क्या? कब आपने आरटीआई एप्लीकेशन देके कितने दिन हुए? हेलो। जी सर, 1 महीना। 1 महीना हो गया ना, तो फिर आपका फर्स्ट अपील का हक बन जाता है, तो उसमें आप अपने विभागीय अपील अधिकारी को फर्स्ट अपील कर सकते हैं आरटीआई। जी, थैंक यू। ठीक है, अपील कर दीजिए। बोलिए कुलदीप जी, आप, आपका ये जो ये कान वाला है ना, ये कान वाला आप चेंज कर दीजिए। ये क्या इंटरेक्ट करता है हमें लगता है, तो ये कहीं आवाज ऐसे में स्पार्क टाइप का करता है आवाज, ये वो करता रहता है ना। ये रकम की आवाज थोड़ी कुछ कम कुछ है। इसमें दिक्कत सर है अभी आपके आवाज इसमें। क्लियर आ रही है सर? हाँ ठीक है। जी सर, यहाँ पे शायद इससे पहले सीसीटीवी वाला मैटर अभी चल रहा था, डिस्कस चल रहा था। सर यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सीसीटीवी जब भी मांगते हैं ना, मेरा एक जो अनुभव रहा है इन सब चीजों को लेके, सीसीटीवी आपको प्राप्त होगी जब होगी तब होगी, और आपको मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। सबसे पहले ना उसको सुरक्षित करवाइए, सेव करवाइए। मैंने अभी तक जितने केसेस पढ़े हैं और जो सफलता की हम जो हम अपने हमारा उद्देश्य सीसीटीवी प्राप्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जांच करवाना। तो इन सब मैटर में सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित करवाइए और जवाबदारी फिक्स करवाइए। अगर डिलीट हो जाती है तो कैसे डिलीट हो गई, उसके लिए जवाबदार कौन था, उसको आप पार्टी बना सकें। वीरेंद्र सर, यहाँ पे मैं एक चीज एडअप करना चाहूंगा सर। मैं तो काफी दिनों से इन चीजों को कहना चाह रहा हूँ सर। आपका अनुभव अतुल्य है सर, आपका अनुभव बहुत अच्छा है वीरेंद्र सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और मतलब आप बहुत एक्सपर्ट है। बट प्रैक्टिकली सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, जो आयुक्त आयोग में जो आयुक्त बैठे हैं, प्रथम अपीलीय बैठे हुए हैं, और मैं कई ऐसी माननीय स्थल भी हैं, कुछ नहीं आता सर उन लोग को आरटीआई के बारे में। मतलब हम जैसे हम बात करें ना कि धारा 18 और 19 के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, मतलब इसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में समझिएगा। अरे आप सब लगाइए, धारा 18 भी लगाइए, अरे किसी को नहीं मालूम मणिपुर का आदेश। मैं आपको एक प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। मतलब हमारे मंच पर आज हम डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है, बट इन लोगों को ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश का कोई आइडिया है, ना ही इनको किसी चीज का मतलब धाराओं का आइडिया है आरटीआई में। आप जब इनको धर के लपेटेंगे, है ना, शपथ पत्र की बात भी मैंने बहुत बारीकी से समझी, बहुत बारीकी से रिसर्च किया। ये कभी शपथ पत्र नहीं देने वाले, क्योंकि इतनी उल्टी सीधी बात कर चुके हैं ये लोग, तो ये लोग कभी भी शपथ पत्र नहीं देने वाले हैं।
तो इन सब चीजों में ये है, जैसे भी बिहारी की देखो मैं सुन रहा था, अरे बिल्कुल पहले नंबर तो धारा 18 लगाइए, ठीक है ना, उसके बाद पूरे विभाग में शिकायत डालिए, साहब जानकारी नहीं मिल रही है, तो उसके बाद फिर आप धारा 19 में अपील डालिएगा, जबरदस्त तरीके से आप। मगर ये है कि उस विषय को मत छोड़िएगा। आरटीआई में अगर आप सफलता चाह रहे हो, अभी कुछ दिन पहले जैसे मैं पीआईएल के कार्य के लिए भी जुड़ा हुआ था, तो मेरे को एक चीज समझ में आई सर, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट सभी से कहना चाहूंगा, आप ना आरटीआई का टॉपिक मत चेंज करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई बहुत बड़े स्तर पे कुछ चेंजेस हो जाए, और अगर आप पीआईएल में फ्यूचर में अगर आप देखते हैं, क्योंकि पीआईएल वगैरह लगाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, भले डॉक्यूमेंट्स आपको मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, बट आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पीआईएल के लिए भी सोचते हैं तो आप बिल्कुल उन चीजों में जा सकते हैं, मगर आप टॉपिक चेंज मत करिए। और मैं इसी चीज को फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे ग्रुप में जो सदस्य हैं काफी एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, मगर आयोग में जो प्रथम पीढ़ी बैठा है, उनके आयोग में जो इवन आयुक्त भी बैठे हैं, कुछ नहीं आता, मतलब बहुत लेवल का नॉलेज है, उनको इतना बारीकी से आइडिया नहीं है कि मणिपुर और ये सब चीजें क्या है। तो आप अपने हिसाब से करिए, आप वहां पे इतना कोई टेंशन की बात दूर दूर तक नहीं है। जी सर, धन्यवाद सर। कहना चाहूंगा, देखिए जो सीसीटीवी का मामला है उसमें तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि आरटीआई एप्लीकेशन लगने के बाद यदि डिस्ट्रॉय करे तो वो मामला 20(1) में भी आता है आरटीआई एक्ट में, और आईपीसी 204 में जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है उसमें भी आ सकता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस भी बन सकता है। दूसरी बात है कि लीगली जब हम चलते हैं ना, तो टू बी ऑन द सेफ साइड वी कांट प्रिज्यूम इग्नोरेंस ऑफ द अदर पार्टी। सभी आयोगों में 12 साल से दो दो रजिस्टर बने हुए हैं, कंप्लेंट रजिस्टर और अपील रजिस्टर। और ये कंप्लेंट रजिस्टर और अपील रजिस्टर बने हुए हैं, इसका मतलब ये कि दो तरह के केसेस है, ये सबको मालूम है। तो 12 साल पहले का जजमेंट किसी को मालूम नहीं है, ये प्रिज्यूम करना खतरनाक है, क्योंकि इतने सारे आयुक्त हो गए, इतने सारे लोग रिटायर भी हो गए। तो ये रजिस्टर की जो ये है, दो रजिस्टर जो है वो सभी जगह बने हुए हैं, और जो आ भी जाते हैं तो वो धीरे धीरे जो सीनियर आयुक्त होते हैं वो उनको सिखा देते हैं और उनको भी पता चल जाता है। तो हमारा केस जो है ना, लीगली टू बी ऑन द सेफ साइड, वी कांट प्रिज्यूम इट ऑन द से वी कांट बेस अवर केस ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द अदर पार्टी, बल्कि हम ये मान के चले कि अगले को सभी कानून मालूम है और फिर भी हम उसको कैसे हराएंगे। ये इस तरह से हम यदि तैयारी करें तो दैट विल बी द फुल प्रूफ। वो एक तैयारी ज्यादा अच्छे से हो सकती है, रादर देन ये मानते हुए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। वो तो कोई भी देख लेगा, तो अपने वो विधि अधिकारी को भी पूछ लेंगे भाई दो रजिस्टर किस बात के बने, तो बता देंगे कंप्लेंट रजिस्टर क्या होता है और अपील रजिस्टर क्या होता है। जैसे थाने में होता है कि कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल रजिस्टर बने होते हैं, रजिस्टर होता है, कंप्लेंट रजिस्टर होता है। उसी तरह से तो सबको उनको दूसरे वाले को नॉलेज, बल्कि हमको ये मान के चलना चाहिए कि दूसरे वालों को मालूम है। और पीआईओ वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है, इनको तो सैकड़ों जजमेंट भी पढ़ाए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं। तो इसलिए सर मैं माफी चाहूंगा, आई एम रियली रियली सॉरी टू वीरेंद्र सर, आई एम रियली सॉरी टू सर। इसी चीज में कहना चाहूंगा सर, आपकी ट्रेनिंग को लेके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संडे के जो ग्रुप में जो सबसे ज्यादा लोग जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ना, वही सबसे ज्यादा सीख रहे हैं। मैं आई एम हाँ रियली नहीं, सॉरी टू से, बट इन लोग का जो परफॉर्मेंस लेवल है, ये जो ट्रेंड हो रहे हैं पीआईओ सीपीआईओ, सर आज की डेट में मैं आपको एक फैक्ट ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, सरकारी कर्मचारी आरटीआई के मामले में सिर्फ अपनी नौकरी बचाने का काम कर रहा है। मैं एक लाइन में बस ये कहूंगा, वो सिर्फ चीजों को टाल रहा है, चीजों को घुमा फिरा के दे रहा है, वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने का काम कर रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। वो ये चाह रहा है मेरे को सैलरी उतनी ही मिल रही है, मैं काय को अपनी नौकरी सपने में डालूं। बस वो अपना सेफ साइड लेके चलना चाहता है, वो अपनी आपको कॉल करेगा, ऐसी बातें करके वो सेव करके रख लेगा कि आपको अपने आप को सेव कर ले। इसके अलावा वो आरटीआई के मैटर में हम मतलब ये सब चीजों पर मुझे मुझे ट्रस्ट में बहुत दिन से वर्क कर रहा हूँ सर, वर्क में बहुत ज्यादा रिसर्च कर डाला। वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, उसको किसी के पेन से कोई मतलब नहीं है, और फिर भी हमको ट्रेनिंग ये बात वगैरह भी वो ध्यान से करता नहीं है। ये बात हमको माननी पड़ेगी कि नौकरी बचाना जो है आरटीआई ने कम से कम इतना भय कर दिया। 10 रुपए लगाकर कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ये बात पता चलने से भी बहुत सारा corruption कम हो जाता है, तो इसका डेटरेंट इफेक्ट तो बिल्कुल है ही है। दूसरी बात, अभी पीआई की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन ये जब मामला नमीश केस में आया था, तो शुरुआत जब हो गई है तो हो सकता है कि लोक सूचना अधिकारी तक नौकरी बच जाए। जैसे कि अभी एक एडिशनल चार्ज है, एडिशनल बर्डन है ना, इसमें कोई एक पैसा किसी को मिलता है, तो इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का आपको पता है, चुनाव आयोग में कोई कर्मचारी नहीं होते हैं, बहुत कम लोग हैं, बाकी पूरा सरकारी स्टाफ होता है जो जिसको वो डेपुटेशन पर लेते हैं चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, है ना। उनका जो इंटरनल स्टाफ है वो बहुत ही कम है, बहुत छोटा सा आयोग होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो ये एक्सटर्नल काम है ना, तो इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जब पीआईओ के पद यदि बन जाते हैं भविष्य में और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह योग्यता निर्धारित कर जाती है, जैसे कि यूपी में हुआ था, उन्होंने कुछ पोस्ट क्रिएट किया और बेरोजगारी इतनी है कि लोग 20,000 सैलरी पर भी नौकरी करने तैयार हो गए। तो उस तरह से यदि भविष्य में पद बन जाते हैं तो फिर हम नॉलेज लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और ये भी भविष्य में हो सकता है, जो नमित शर्मा केस की डिमांड थी कि इसके लिए कोई योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि कम से कम एक नॉलेज लेवल के व्यक्ति वो हो। क्योंकि एक्ट में शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इस एक्ट को ज्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए ये चीज की जानी चाहिए। जैसे कि बाकी भी एक्ट में या इसमें बाकी अधिकारियों के लिए होता है, आयुक्तों के लिए भी स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन इसमें कोई उस तरह के स्पेसिफिकेशन किए नहीं गए कि डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है नॉलेज लेवल की। और बाकी जो सेक्शन 26 में जो ट्रेनिंग देना होता है, तो उसमें फिर ये कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये डिपार्टमेंट, जैसे ये आरटीआई रिसोर्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो वो लोग सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर जो ट्रेनिंग लेवल है वो बहुत ही कम है। कई जगह पर तो आयुक्त जो है वो भी कई बार अनट्रेंड होते हैं, तो जनरली वो अपने साथी आयुक्तों से या जो आपका सीआई। कुलदीप जी, ये उसको निकाल दीजिए आप। वो जो कान में लगाने वाला है वो इंटरेक्ट करता है, तो वो दोनों आवाज फिर बिल्कुल हाँ जी, बहुत उसका होती है। हाँ, उसको निकाल कर वो आपका जो लैपटॉप का माइक यूज करे तो वो दीपक गुप्ता जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आपकी अपील की कुछ लिमिट है कि मैक्सिमम कितनी देर तक वो रख सकता है अपने पास, कुछ ऐसा, क्योंकि 3-4 महीने से पेंडिंग पड़ी है। एक्ट में कुछ नहीं है, है ना, अलग अलग तीन स्टेट की। चार साल तक आप इंतजार करिए, 3-4 महीने तो ही बहुत कम है। कुछ जगह पर 90 दिन से अरे 120। सर मैं इसके लिए कहना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ तो सर मैं बीच में बोल रहा हूँ, दीपक गुप्ता जी अगर आप परेशान है ना, मैं आपको एक सिंपल हाँ, सॉल्यूशन, हम्म। हमको रिलीफ भी उसमें मिल रही है। मैं फिर से वही चीज कहना चाहूंगा, एक छोटी सी रिट बनती है 4 पन्नों 4 पेजेस की मैंडेमस के रूप में। हाई कोर्ट में ई फाइल करिए, वहां से आदेश लेके आइए, 1 हफ्ते के अंदर आपका केस पहली हियरिंग में जस्टिस साहब आदेश कर देंगे कि सर मेरे को सुन लिया जाए, उसका आदेश कर दीजिए आयोग में। आप ना मतलब मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये चीजें ई फाइलिंग और ये जो छोटी मोटी मैंडेमस के रूप में जो ये जो चीजें है ना, कि हमें सुन लिया जाए, जस्टिस मतलब आप कर लीजिए, वकील के भरोसे मत बैठिए आप लोग। क्या फालतू का खर्चा, केस लेके बैठ जाएंगे फिर सालों तक वो पेंडिंग पड़े रहेगा, क्योंकि है इतना छोटी चीज है। मैं अब थोड़ा सा अनुभव फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी, 715 पेज ई फाइल किए थे, 1 रुपए मेरे से नहीं लिए गए, 50 रुपए का कुछ उसमें टिकट वगैरह लगा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाने का मेरे को 50 रुपए के अलावा, मतलब वही लोग उसका बिल कर रहे हैं, वही उसका क्लियर कर रहे हैं, सारी चीजें वो खुद ही कर रहे हैं। यही हाई कोर्ट में भी आपकी फाइल अगर आप देंगे, सभी कुछ चीज करके देंगे, आपको कोई खर्च। ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम है आज की डेट में कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट महंगे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सिर्फ आपका मानस है। आज के समय में मुझे महंगे लगता है, महंगे महंगे का मतलब, कुलदीप जी आप स्वयं एडवोकेट है, महंगे का मतलब है कि आम आदमी के लिए तो अभी भी महंगे हैं, क्योंकि उसे एडवोकेट के माध्यम से ही जाना पड़ता है, ये बात थी ना। हाँ, स्वयं करे तो देखिए कोर्ट आसानी से आयोग दे देता है, जैसे मैंडेमस इन्होंने कहा, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो इनोक्यूअस प्ली होती है, तो कोर्ट टाइम बाउंड उसको 1 2 3 महीने में डिसाइड करने के आदेश नॉर्मली दे ही देता है, और पहली सुनवाई में ये हो जाता है। सर तो इसे देखिए सर देखिए ई फाइल के ना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, रॉकेट साइंस नहीं है। इस पर मेरा भी वेबिनार था प्ली का, वो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पर, है ना, जो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में ई फाइलिंग करने की पूरी तरीका मैंने उसमें इंग्लिश में समझाया था। तो वो वेबिनार भी आप लोगों को यूजफुल हो सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, कार्यक्रम को अब यहाँ पर विराम दें और अगले संडे को फिर मिलेंगे। कुलदीप जी भी हो गया उनका, उनकी बात खत्म हो गई। उनका कहना यही था कुलदीप जी का कि अब आप इसको अपने माध्यम से भी लगा सकते हैं, तो जो लोग मदद लेना चाहते हैं वो कुलदीप जी से मदद ले सकते हैं। मतलब ये रिट लगाने के लिए वो आपकी मदद कर देंगे, उन्होंने कई बार ये बात कही थी, तो आप लोग उनसे मदद ले सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी सभी का, कुलदीप जी, देवेंद्र जी, और धन्यवाद। हमारे जो भी साथी यहाँ पर आए और यहाँ कार्यक्रम में अभी तक अपना समय दिया, जो सुने, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए उनको हम पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं। अगले संडे को फिर मिलते हैं और 12 तारीख के लिए फिर वही डिसाइड करते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज और कार्यक्रम, और निश्चित। सर मेरा एक टॉपिक को लेके एक रिक्वेस्ट थी वीरेंद्र सर। क्या? वीरेंद्र सर एक टॉपिक को लेके मैं, सर हम जुडिशरी में किस लिमिट तक की कमेंट कर सकते हैं? मतलब हम जुडिशरी के एक आम आदमी जुडिशरी को लेके किस स्तर तक आलोचना कर सकता है? देखिए सर, एक जुडिशियल कोर्ट सिस्टम होता है, एक जुडिशियल आरटीआई सिस्टम होता है, क्योंकि अभी मेरा एक वर्तमान प्रकरण चला, एक जज है, मेरे को प्रथम अपील वीडियो कॉन्फ्रेंस से आसानी से सुन लिया, और एक वहीं पे जज है, उसकी मैंने 58 जगह पे पूरे देश भर में कंप्लेंट उठा के कर दी।
है ना, लॉ मिनिस्ट्री से लेके सब जगह कर दी कि भैया ये स्थिति है। आप ऊपर से हाई कोर्ट से बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज साहब बोल रहे हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर। मुझे लग रहा है कि जब सामाजिक प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना आवश्यक होता है, तो मैं एक विषय चाह रहा था सर कि मैं किस हद तक जुडिशरी की पे आलोचना कर सकता हूँ इस विषय पे। मैं चाह रहा था कि सर अगर संभव होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई सर आज की डेट में। जुडिशरी जब तक की मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक की सिस्टम नहीं सुधर सकता। हाँ, दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिटिसाइज द जजमेंट नॉट द जज। दूसरी बात ये कि आप जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है 1850, सिर्फ एक ही सेक्शन का एक्ट है, वो आप पढ़ लीजिए। एक ही सेक्शन का छोटा सा एक्ट है, वो इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, तो उसमें सभी जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन है। दूसरी बात, गलत जजमेंट देने के आधार पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा किए तो पूरी जुडिशियरी हमारी एक ही दिन में खाली हो जाएंगी, क्योंकि रोज सैकड़ों हजारों लोग केस जीतते हारते रहते हैं, तो उसमें हारने वाली पार्टी केस कर देंगे। सो इफ यू आर पार्टी, यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द जज, क्योंकि आप इंटरेस्टेड पार्टी है, आप प्रभावित पार्टी है। तो ऐसे में आपकी जो रेमेडी है, दैट इज ओनली अगेंस्ट द जजमेंट, नॉट अगेंस्ट द जज। तो ये दो चीजों में यदि फर्क करना आप सीख जाएंगे, जजमेंट अलग है, जज अलग है, और जज के खिलाफ यदि करनी है तो फिर भ्रष्टाचार या इस तरह के यदि सबूत है तो ही जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी जहां पर है, और वो भी उतनी ही टिप्पणी करनी चाहिए जितनी उस जजमेंट में दिखाई दे, मतलब क्रिटिसाइज द जजमेंट नॉट द जज। ये बेसिक प्रिंसिपल यदि ध्यान में आ जाता है तो फिर इसमें कंटेम्प्ट और इससे बचना बड़ा आसान होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। और ये प्रोटेक्शन जो उनको सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दोनों से बना है, सिविल से भी है, क्रिमिनल से भी है। तो ये प्रोटेक्शन सीपीसी 80 में भी दिया है, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन में भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 17 और 19A में भी दिया है। तो इस तरह के प्रोटेक्शन उसमें होते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये ध्यान में रखना चाहिए, अदरवाइज केसेस उन पे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं। और पब्लिक सर्वेंट की दोनों डेफिनेशन देख लीजिए, आईपीसी में और पीसी में। तो उसमें पब्लिक सर्वेंट का अर्थ ही ये है कि भ्रष्टाचार के लिए उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो इसमें जजेस भी आ जाते हैं। उसके अलावा यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो उसमें फिर रिमूव करने के अलग से एक एक्ट पास हुआ 1964 का, जो इम्पीचमेंट सर है, तो वो वीरेंद्र एक्ट। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज किसी एक्ट के अधिनियम अगेंस्ट में कोई बात करता है, सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को बोलता है, उस पर भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है ऐसी स्थिति में। हाँ, जज पे स्वयं अपने कोर्ट की डिग्निटी लोअर करने के लिए जजेस के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। लेकिन जो कोर्ट में रिमार्क वगैरह किए जाते हैं ना, तो उसमें फिर हम्म। वकील जो जिसके खिलाफ कहा गया उसी का लोकल स्टैंडर्ड बनता है, स्पेक्टेटर्स का या बाकी लोगों का नहीं बनता कि आप पीआई लगा दे। तो जो प्रभावित व्यक्ति है वो यदि चाहे जज के खिलाफ एक्शन लेना, लेकिन जनरली वकील इस तरह का चाहते नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी उनको कहा जाता है, और दूसरी बात उनके पास अपील वगैरह रेमेडी होती ही है, तो इसलिए वो नॉर्मली इस तरह के उसमें। सर उनके ऊपर सबसे पहली चीज तो बार का काउंसिल का भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है, मैं तो सीधी सी बात ये मानता हूँ, और इसलिए इन पर्सन ज्यादा दबाव देता हूँ लोगों को, क्योंकि आरटीआई के लोगों को बिना पर्सनल इन पर्सन प्रॉपर जजमेंट मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो बहुत सारे रूल्स लागू होते हैं। देखिए उसमें है ना, एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1975 है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है 2013 के प्रैक्टिस के। उसके अलावा जो बार एसोसिएशन है अलग अलग, उनके भी अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, तो वो सबका पालन उनको करना जरूरी होता है, और पूरी जीवन भर पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी के तहत उनको ये जो प्रोफेशन करने का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है वो उनका होता है। तो इसे वो प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स है, इसका पालन तो सभी को करना पड़ता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबके लिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अपने अपने जो एक्ट है उसके मुताबिक ये सभी को प्रोफेशंस को करना पड़ता है, तो इसलिए वो जरूरी है। और इसमें फिर जो उनको जो कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दो पावर्स है, एक तो वो रेगुलेटरी बॉडी भी है एलएलबी कोर्सेज के लिए, एलएलएम के लिए नहीं है, एलएलएम के लिए यूजीसी है। लेकिन जो एक रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंसिंग जो है, तो वो भी प्रक्रिया उनके लिए है। सिर्फ इंजीनियरिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए भारत में लाइसेंस जरूरी नहीं है, डॉक्टर के लिए लाइसेंस जरूरी है, वकील के लिए जरूरी है, इंजीनियर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं, तो वो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो प्रोफेशनल रूल्स उन पर भी लागू होते हैं, और वो सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि जजेस पर भी लागू होते हैं। तो उसके लिए भी कभी जो है एडवोकेट्स एक्ट या फिर जो बीसीआई रूल्स है, या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट किस तरह से करनी है वकीलों के खिलाफ, तो ये सब चीजें पर भी कभी एक सेपरेट टॉपिक रखा जा सकता है ना, क्योंकि एलएलबी में तो ये पढ़ाया जाता है, और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर भी टॉपिक कभी रखा जा सकता है अलग से, इसमें विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जी सर। हाँ जी। ठीक है, अब कुलदीप जी यहाँ पे बंद करेंगे इसको, कार्यक्रम काफी समय हो गया, 2:15 बज गए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और मिलते हैं फिर अगले संडे को, और साथ में 12 तारीख का